नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज बढ़ती जा रही है, यूं कहिए एपिडेमिक हो गया है। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, यानी कि अगले 5 साल में डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इतने बड़े स्तर पर डायबिटीज बढ़ रही है। लेकिन मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर रश्मि चौधरी का कहना है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें तो डायबिटीज को न केवल रोक सकते हैं बल्कि डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि चौधरी आयुर्वेद की एक्सपर्ट हैं। आयुर्वेद में इन्होंने पढ़ाई की है और आयुर्वेद में जो तरीका बताया गया है डायबिटीज को रोकने का और डायबिटीज को रिवर्सल का, उसी बारे में आज बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में डायबिटीज होने के असली कारण क्या हैं और उन कारणों से अगर हम बच जाएं तो काफ़ी हद तक हम डायबिटिक होने से बच सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि डायबिटीज हो जाती है तो उसके बाद बहुत सी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, बहुत सी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं और दवाइयों पर चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर जानकारी होगी तो इससे बच सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर रश्मि चौधरी से जानते हैं कि डायबिटीज़ के कारण क्या हैं और यदि किसी को हो गई है तो उसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, जो आयुर्वेद के हिसाब से हम बात करें तो हमारे खान पान में ऐसा क्या बदलाव हो गया है कि अब डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है? क्या कारण देखते हैं आप इसके हिसाब से, क्योंकि आपने आयुर्वेद में काफ़ी पढ़ाई की है और आहार विहार का भी उसमें वर्णन है जी। जैसे सबसे पहले तो खान पान में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बढ़ गए हैं। एक तो कोई भी हार्मोनल बीमारी है, डायबिटीज़ होगी चाहे थायराइड की बीमारी होगी, उसका सबसे बड़ी मेन वजह ये है। जो पहले हम घर में हमारी भैंस गाय की जो गोबर होती थी, की खाद होती थी, वो डाला करते, अब वो नहीं है। जैसे ही मतलब हम बीज बोते हैं तब हम डालते हैं, थोड़े बार 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 चावल में जैसे सबसे ज़्यादा डाला जाता है। तो फिर एक वजह तो वो होगी जो कि आयुर्वेद से दूर हो गया। मतलब हमें हमारे दादा नाना नानी जो हमें खान पान खिलाते थे, सादा खाना पीना, जो हमारे खाना बनाते हैं उसमें भी जो हमारे आयुर्वेद में औषधियाँ दी हुई हैं, उनका क्या 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 फायदे हैं, क्या 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 गुण है उनके अंदर, वो हमारे खान पान में डाले जाते थे, कभी से डाले जाते थे। जैसे कि हम सब्जी बनाते थे, उसमें हल्दी हो गया, धनिया हो गया, लाल मिर्च का भी ये हो गया, जैसे एपेटाइजर का काम करती है। अच्छा, हाँ, वो डाली जाती थी जैसे। तो अब ये चीज़ें हमें बचपन से, जैसे सर्दियों में हल्दी का दूध हो गया, चोट लगी किसी को हल्दी का दूध हो गया, अदरक तुलसी डाली जाती थी सर्दियों में, अदरक तुलसी दूध में उबाल के वो देते थे हमें। अच्छा, हमारे खान पान में पहले जैसे गांव में खूब अंडे भी खाए जाते थे सर्दियों में, मुर्गी के अंडे हो गए। तो जो हमारा पुराने समय में खान पान जो बताया वो बिल्कुल नेचुरल था और जितना प्रोसेसिंग होएगी उतनी ज़्यादा उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म होते जाते हैं। प्रोसेसिंग, तो अब प्रोसेसिंग का फूड ज़्यादा आ रहा है, एक तो उसमें न्यूट्रिशन कम हो गया है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डाले जाते हैं, जैसे कि उसमें कीड़े ना लगे, उसके लिए वो डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, एंटी फंगल चीज़ें डाली जाती है, उनमें फंगस ना लगे। जैसे अचार है, अचार में एंटी फंगल चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उसमें फंगस ना लगे, इसीलिए बाहर का अचार खराब नहीं होता है, सफ़ेद नहीं होता है। तो वो हमारी बॉडी को, हमारी हॉर्मोन्स को बिगाड़ रहे हैं और तो रिसेप्टर्स जो है उनको भी इनएक्टिव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपने इनएक्टिव की बात की, तो जनरली आप जब हम डिस्कस कर रहे थे बताया कि अब एक्टिविटी हमारी कम एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई है, उसके कारण दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। दिक्कत उसके कारण ज़्यादा बढ़ गई। मशीनें आ गई हैं, फसल काटने के लिए, निकालने के लिए मशीनें आ गई हैं, कपड़े धोने के लिए, दूध निकालने के लिए हाथ से दूध बिलोते थे पहले, मतलब ऊँट से हड़बाया करते, और अब तो मैकेनाइजेशन हो गया। इस वजह से भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी बॉडी की कम होगी, तो फिर हमारी जो धीरे धीरे हार्मोन्स भी कम सीक्रेट होने शुरू हो गए ग्लैंड से, और हमारे जो रिसेप्टर्स जिन पे वो काम करते हैं वो भी इनएक्टिव होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो हार्मोन की बात की, जैसे इंसुलिन भी एक हार्मोन है, तो जब एक्टिविटी कम होती जाती है तो हार्मोन की क्वालिटी कम हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं? मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है, और दूसरा जो वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी सेल्स के ऊपर लगे होते हैं, जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, जहाँ पे वो अटैच होके बॉडी में अंदर एंटर करते हैं, एक लॉक पॉइंट होता है, चाबी और ताले की तरह होता है हार्मोन, जहाँ रिसेप्टर्स के साथ में जहाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, बॉडी में हर हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर है, लेकिन एक हार्मोन का एक ही रिसेप्टर है, वो उसी के साथ ही जाकर जुड़ेगा, दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल फिट होते हैं चाबी ताले की तरह हार्मोन्स और रिसेप्टर्स भी इनएक्टिव हो गए हैं, इनएक्टिविटी हो गई है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है इसलिए वो इनएक्टिव। अगर हार्मोन्स है भी तो वो भी ब्लड में घूमता रहता है, सेल्स तक जगह तक नहीं पहुंच पाता। वो वाली बात हो गई, तिजोरी में पैसा तो है लेकिन चाबी गलत चाबी लग रही है, और चाबी है वो हमारे उसमें जंग खा गया है, उसमें वही काम नहीं कर रही है, हिल नहीं रही है, तेल नहीं दिया हमने टाइम पे तो वो खुल नहीं रहा है। वो चीज़ें, दोनों चीज़ें अंदर और बाहर बेकार।
यानी कि आपने ताले और चाबी का उदाहरण दिया कि अगर ताले को भी हम बहुत दिनों तक खोले खोले बंद नहीं हो तो उसमें जंग लग तो जाएगा। जंग लग जाता है। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी जैसे जैसे कम होती जाती हैं तो हार्मोन जो हार्मोन्स भी कम सिक्रेट होंगे और रिसेप्टर्स भी इनएक्टिव होते जाएंगे। रिसेप्टर भी, यानी कि अगर हम इंसुलिन की बात करें, यानी कि डायबिटीज की बात करते हैं तो इंसुलिन एक हार्मोन है और वो काम करता है कि जो रिसेप्टर का सेल्स में ग्लूकोज को डाइजेस्ट करवाने का, तो वो फिर कर नहीं पाता है। कर नहीं पाता, ये ब्लड में घूमता रहता है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज हमारी जो आरबीसीज होती हैं जहाँ हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर, वहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन को अटैच होकर वो पूरी बॉडी में घूमता है, वहाँ पे शुगर अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को नहीं घूमने देता। इसलिए मोस्टली डायबिटीज के पेशेंट्स को थकान होती है। अच्छा। बहुत थकान होती है क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड होना था वहाँ पे शुगर ने उसकी जगह ले ली। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होकर चलेगी, ऑक्सीजन आरबीसी क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड होकर चलती है। आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर हमारी सेल्स तक पहुंचती है, लेकिन वो कैसे पहुंचेगी, तो उसकी जगह उसकी क्या जगह शुगर ने ले ली। ग्लूकोज एक्स्ट्रा है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन कहाँ जाए, हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच होना था उसे, वो कहाँ जाए, वो घूमती रहती है। थकान होती है मोस्टली डायबिटीज के पेशेंट्स को, इसलिए अच्छा यही कारण है कि थकान हो। उनको थकान रहती है। हाँ। तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, खाना बार खाना भी बार बार, जैसे कि एक तो अब हमारे पास फ्रिज आ गया, आटा सुबह गूंथ दिया और हमने उसको शाम को खा लिया। फ्रिज में रख दिया, सुबह सब्जी बना दी उसने, हमने उसको शाम को भी खा लिया, अगले दिन भी खा ली। तला हुआ खाना हमने शुरू कर दिया। बाहर का खाना पैक्ड फूड होता है, उसको पैक्ड फूड को सही सलामत रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस को नहीं होने देती है, पैदा नहीं होने देती है, सही रहे, वो खराब ना हो। आप घर में किसी चीज को स्टोर करके देख लो, हमें भी कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। ऐसे ही वो लोग भी डाल के देते हैं पैक्ड फूड, और पैक्ड फूड खाना शुरू कर दिया हमने। और बार बार मान लो कि ऑयल है जिसको बार बार उबाला, उसमें फिर दोबारा उसमें उबाल लिया, छान के रख दिया, फिर उबाल दिया। जो बाहर के खाने में ट्रांस फैट होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स में सबसे ज्यादा जमता है ट्रांस फैट। अगर हम गाय का घी खाएंगे, भैंस का घी खाएंगे, सीधा सब्जी में डाल के, दाल में डाल के खा लिया, तो वो नुकसान नहीं करेगा हमें। तला उसके अंदर वो नुकसान करेगा, ट्रांस फैट हो जाता है। एक बार आपने घी में तल दिया, चाहे तेल में कोई चीज तल दी, वो तेल दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, वो ट्रांस फैट हो जाता है। और फिर वो उसमें अगर हम दोबारा तलेंगे तो फिर वो नुकसान ही नुकसान करेगा हमें, वो ही जाके जमेगा। तो ये बार बार जो तली हुई चीजें खाते हैं उसका कारण यही है कि वो, जैसे हमारे त्योहार होता था तभी खाई जाती थी तली हुई चीजें कि आज ये चीज बनेगी, ये नहीं था कि उनके पास कमी होती थी, वो लिमिटेड ही खानी होती है, इसलिए उनको कुछ ओकेजन्स तक ही सीमित किया जाता था। और अब हमारा जब मन करता है तब हम खाते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड खाने के कारण और तला हुआ खाने के कारण और बार बार खाने के कारण गेहूं का भी रोल है। गेहूं का रोल है। गेहूं हमारा फूड नहीं है इंडिया का, गेहूं अमेरिका से आया था। हमारा फूड है बाजरा, चना, ये मोटे अनाज है, और ये ही हर जगह स्टडी हो चुकी है, यही डायबिटीज को ठीक करने में हेल्प करते हैं, या डायबिटीज को रोकते हैं। और कोई भी एक फूड नहीं खाना चाहिए लगातार, चाहे गेहूं ही क्यों ना हो। अगर बाजरे में भी अगर आपके दवाई डल रही है तो वो भी एक लगातार ना खाओ, बदल बदल के खाना चाहिए। ऐसे हमें तेल को भी ना बदल बदल के लेना चाहिए, कोई भी एक तरह का तेल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह का जो फूड होता है, अनाज होता है, उसमें एक तरह के एंटीबायोटिक वो डलती हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर में अलग अलग होते हैं, गेहूं में अलग, चने में अलग, इसलिए रिपीट करके तेल खाना चाहिए, रिपीट करके ही अनाज खाना चाहिए, सारी चीजें खानी चाहिए, ताकि एक तरह के इंसेक्टिसाइड भी ना जमा हो हमारी बॉडी में, और एक तरह का मतलब हर तरह की न्यूट्रिशन मिल पाए, न्यूट्रिशन भी अलग तरह की मिल पाए। सीजन के हिसाब से जो चीज अवेलेबल होती है, सीजन की चीजें खानी चाहिए, सीजन के, क्योंकि सीजन की चीजों को उगाने के लिए दवाइयां कम डाली जाती हैं। अब अगर आप गर्मी के मौसम में पालक खाओगे, उसको उगाने के लिए ज्यादा दवाइयां डाली जाएंगी। सर्दी के मौसम में अगर आप पालक खाओगे तो उसमें ज्यादा दवाई नहीं डाली जाएंगी, इसलिए हमेशा सीजन की चीजें खाओ। तो ये हो गया खान पान की बात, आयुर्वेद में इनका वर्णन है। तो जो एक्टिविटी की आपने बात की, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, ये महिलाओं में भी देखते हैं या शहर गांव में सब जगह डायबिटीज बढ़ रही है, तो उसका कोर अगर हम बात करें तो एक्टिविटी कम होना है। हाँ, आजकल गांव में भी महिलाएं, ये लगा लो घर के बंदे, घर के लोग होते हैं, वो बिहारी मजदूरों से काम करवाते हैं, उनको देखो वो बिल्कुल फिट होते हैं, उनमें इस तरह की डायबिटीज की समस्याएं नहीं मिलती है। हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल, उनमें अलग तरह की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं, उनमें हार्मोन प्रॉब्लम नहीं होती है। गाँव में भी मोटापा बढ़ गया, और एक चाय पीते रहते हैं सारा दिन, फ्री होते हैं, चाय पीते रहते हैं सारा दिन। पहले चाय नहीं पी जाती थी, कोई मेहमान आता था तो ही चाय बनाई जाती थी। चाय से क्या दिक्कत आती है? चाय से गैस्ट्राइटिस होता है। चाय क्या करती है, हमारे जो भी न्यूट्रिशन खाना हमने खाया, फूड खाया, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने चाय पी ली, तो वो उसको 50% एब्जॉर्ब होने देता है ब्लड में। अच्छा। अगर आयरन के तो आसपास अगर हमने चाय ले ली तो वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा। दूध भी, जैसे उसमें दूध होता है, दूध उसके साथ, दूध और आयरन की दुश्मनी होती है। जैसे दूध, अगर दूध की चीजें हमने ले ली, बनी हुई कोई भी दूध, दही, लस्सी, आयरन के आसपास ले ली, हमने आयरन की टेबलेट खाई है, तो वो नील है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। अच्छा, यानी कि
आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। हाँ, दूध आयरन को नहीं होने देगा, और चाय चाय तो किसी भी चीज का एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। तो चाय का भी रोल है इसका? हाँ, चाय का भी रोल है, बार बार चाय पीते फ्री होते हैं, कोई भी मेहमान आ गया चाय बनाते हैं। पहले चने देते थे, गुड़ देते थे, पानी देते थे। या नींबू पानी हो गया। हाँ, नींबू पानी हो गया। हाँ, तो एक्टिविटी कम होने के कारण आपका कहना है कि जो हार्मोन है वो कम क्वालिटी के नहीं रिलीज होते हैं, कम रिलीज होते हैं, और इंसुलिन भी एक हार्मोन है। दूसरा, वो रिसेप्टर भी उसका काम ढंग से रिसेप्टर काम करने बंद कर जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को घूमने के लिए बोला जाता है कि उसके रिसेप्टर्स भी एक्टिव हो। इंसुलिन भी सिक्रेट होता है उससे। हर पेशेंट को वॉक करने के लिए बोला जाता है कि इंसुलिन भी सिक्रेट होता है और रिसेप्टर्स भी एक्टिव रहते हैं। तो ये पहले से कर लें तो ये दिक्कत ही ना आए। हाँ, पहले से करने तो दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत हो चुकी होती है उसके बाद उसको कब से शुरू हुई है, इस बात का आप कैसे पता लगाओ कि कब से शुरू हुई है? उसको ठीक करने में, पलटने में, उल्टने में कितना टाइम लग जाएगा, और क्या पता लगे ही ना, हो ही ना पाए। और दूसरा ये है कि मान लो डायबिटीज किसी को रेगुलर हो रही है या हो चुकी है, तो कई बार क्या होता है कि टेस्ट हम बहुत लेट करवाते हैं, कि करवाते नहीं। तो क्या कितनी फ्रीक्वेंसी में टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं? देखो, हर 3 महीने में एक HbA1c होता है, उससे पूरा ये डाटा निकल जाता है कि आपकी डायबिटीज 3 महीने तक कितनी कंट्रोल में थी, वो करवाते रहना चाहिए हमें। ये एक रैंडम शुगर भी रैंडम शुगर भी बीच बीच में, वो तो आजकल तो किट अवेलेबल होता है, घर पे भी कर सकते हैं। उसे कर सकते हैं। तो अगर आप हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें इसके रोकथाम की या रिवर्सल की, तो रिवर्सल क्या है? रोकथाम तो हम बाद में बात करेंगे। अगर किसी को हो चुकी है तो रिवर्सल की आयुर्वेद में कुछ है, हेल्प मिल सकती है? हाँ, सबसे पहले तो हमें जो जो गलतियां की थी हमने, जैसे खान पान में जो गलतियां करी थी, और जो कौन सी चीज किस टाइम पे खानी चाहिए थी उसमें जो गलतियां की थी, जैसे कि काम से लौटे हैं आप 10 बजे लौटे, 11 बजे आपने रात को खाना खाया, रात को 11 बजे के बाद हमारी गट की मोटिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, 11 बजे के बाद हमारा जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी गट काम करना बंद कर देती है। अब खाना पेट में से गया, गट 2 घंटे के बाद गया, तो फिर वो वहाँ पे बाहर आ जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। गट की मोटिलिटी कम, वो भी सो जाती है, उसका भी टाइम है। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि आप खाना इसीलिए जल्दी खाना चाहिए क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। वो 11 बजे काम करना। 11 बजे के बाद गट की मोटिलिटी स्लो हो जाती है बिल्कुल। कुछ 8 बजे के बाद बोलते हैं, या 11 मतलब 11 बजे तो गट तक, तो वहाँ 11 बजे तक पहुंचेगा ना जी। हाँ। पेट में रहेगा 2 घंटे तक, खाना पे डिपेंड करता है वो कितने घंटे तक पेट में रहेगा, उसके बाद जाएगा वो इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। वहां तक पहुंचेगा तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। यानी कि रात को सोते हैं तब 11 बजे से पहले तो हर सूरत में हमारा खाना, मतलब जो खा तो हजम हो चुका होना चाहिए। अच्छा, 11 बजे तक तो हजम हो जाना चाहिए। हजम होने में कितना टाइम मानते हैं? हर फूड का अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 घंटे में हो जाएगा, प्रोटीन और टाइम लेगा, फैट और ज्यादा टाइम लेगा, 4 घंटे लेगा, 5 घंटे लेगा। तो यानी कि 3 से 4 घंटे पहले, सोने से पहले खा लें तो सही है, बेहतर है। रात को सोते वक्त हम दूध ले सकते हैं, उससे नींद अच्छी आती है। अच्छा। उसे हम सोते वक्त ले सकते हैं दूध को, पर उसमें भी थोड़ा फैट तो होता है। फैट तो होता है, लेकिन देखो जिनको, मतलब जो मेहनत करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उनके तो हजम हो जाएगा। लेकिन जो नहीं करते उनको गाय का दूध पियो, या फिर मलाई उतारा हुआ दूध पिलो। अच्छा, ये गाय डबल टोन है, जो बहुत सारे लोग थैली का पीते, तो वो पियो। अच्छा, डायबिटीज में कई लोग अब जो नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, यानी कि दूध से बनी हुई चीजें। तो आयुर्वेद क्या कहता है? नहीं, मतलब आयुर्वेद तो ये कहता है कि थोड़ा मीठा कम कर दो, जिससे डायरेक्ट शुगर रिलीज होती है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट हर चीज में है, आप किस चीज को बंद करोगे? किसी चीज को बंद नहीं कर सकते। कि ग्लूकोज तो है, हमारी सेल्स जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही तो लेती हैं एज ए डाइट। उनको एनर्जी के लिए उसी की जरूरत होती है, आखिर में लेना तो उनको वही होता है। तो हम मीठी चीजें बंद कर सकते हैं। अगर हम दूध दही को बंद कर देंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? हमारे इंडिया में तो मोस्टली, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नॉनवेज तो लेते ही नहीं है। प्रोटीन का सोर्स दूध बच जाता है, दालें बच जाती हैं, और कुछ नहीं बचता। तीसरी चीज, और प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में डेली लॉस होता रहता है, तो उस लॉस को पूरा करने के लिए प्रोटीन ही तो होता है, जो बॉडी की डेली के मतलब लॉस को रिपेयर करता है। रिपेयरिंग का काम प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम एनर्जी देने का होता है, फैट का काम भी एनर्जी देने का होता है, ब्रेन के लिए जरूरी होता है, जॉइंट्स के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन का काम रिपेयरिंग का काम होता है, हीलिंग का काम होता है। डेली हमारी बॉडी में कितनी नुकसान होता है, हम उल्टा सीधा खाते हैं या फिर, तो डेली हीलिंग कौन करता है? प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो फिर क्या? फिर तो डेली धीरे धीरे इम्यूनिटी डाउन और आपको बीमारियां पकड़ जाएंगी। दूध लें पर वो ऑक्सीटोसिन वाला ना हो, हेल्दी दूध हो, केमिकल वाला ना हो। केमिकल वाला ना हो, वो ठीक है मतलब। तो आयुर्वेद में एक तो ये आहार विहार की बात हो गई कि खान पान मीठा न लें, दवाइयाँ भी कुछ हेल्प करती हैं। और आलू अरबी भिंडी। अच्छा, आलू अरबी और भिंडी, ये तीनों बादी की चीजें होती हैं, बादी करती हैं। अच्छा, बादी, आलू अरबी और भिंडी।
इसमें ज्यादा किसी को भी कोई दिक्कत होगी या कोई बीमारी होगी, हम आलू अरबी भिंडी और चाय, बाहर की कोल्ड ड्रिंक कॉफी ये सब बंद करते हैं हम। ये तीनों मतलब सही नहीं होते। अच्छा, और डायबिटीज वाले को तो चावल भी बंद करे जाते हैं। चावल हो गया और ये आलू अरबी भिंडी होगी, मीठी चीजें होगी, जैसे आम हो गया, कभी कभी खा लिया, कभी कभी खा लिया। जैसे बनाना हो गया, बनाना भी मीठा होता है लेकिन फिर भी उसमें बनाना को भी डेली एक तो खाना चाहिए, मल्टीविटामिन की पूर्ति हो जाती है। ये तो हो गई खान पान की बात। दवाइयाँ भी कुछ एक्टिवेट कर देते हैं बीटा सेल्स को, अगर मान लो बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसा है कि आयुर्वेद में किसी की इंसुलिन छूट जाए या दवाइयाँ छूट जाए, संभव है? जैसे कि डायबिटीज को माना जाता है मधुर रस होता है जो हमारे आयुर्वेद में, उसकी वजह से मतलब पैदा होता है ज्यादा मधुर रस लेने से। तो इसकी अपोजिट होता है कटुतिक्त कषाय। कटुतिक्त कषाय जिनमें रस होता है वो चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि गिलोय हो गया, नीम हो गया, जामुन होगी, अच्छा, मेथी होगी, ये चीज़ें खानी चाहिए। जैसे गिलोय का काढ़ा, चिरायता हो गया, गिलोय और चिरायता का काढ़ा पियो सुबह सुबह। गिलोय हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ काढ़े ले करके, और ये चीज़ मेथी बताया आपने, मेथी हो गया, जामुन हो हाँ, गया, जामुन हो गए, जो हमारे हो गए, करेले हो गए, करेले का रस। ये नहीं कि तल के करेले को खा लिया, वो कोई मीनिंग नहीं है उसका। करेले का होगा, घिया होगी, अच्छा, ये हेल्प करती है। हाँ घिया। जैसे हरी सब्जियां, सारी हरी सब्जियां होती हैं, ये सारी हेल्प करती हैं। हाँ। खीरा हो गया। अब अगर हम एक डाइट चार्ट की बात करें डायबिटिक पेशेंट का आयुर्वेद के हिसाब से, सुबह से शाम तक लेकर के, तो क्या होना चाहिए एक मोटा मोटी एक सबसे मेन तो डायबिटीज का ये होता है कि हर थोड़ा थोड़ा खाना हो, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा लो, एकदम से ज्यादा ना खाओ। एकदम से ज्यादा खाओ, एकदम से ब्लड शुगर राइज ना हो उनका। थोड़ा 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 थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि मान लो अगर उसकी दवाइयां चल रही है तो कई बार दवाई क्या होता है, एकदम से ब्लड शुगर लेवल डाउन चलेगा, वो और भी खतरनाक हो जाता है, तो तुरंत डेथ कर सकता है, वो और भी ज्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है। देखो डायबिटीज वाले पेशेंट को हम बोलते हैं कि अपने पास मीठा रखो। कई बार की मान लो कि आपने दवाई तो दे दी, आपने खाना सही से नहीं खाया और वो ब्लड शुगर डाउन हो गया, अगर जी घबरा रहा है, जी मितला रहा है, चक्कर आ रहे हो, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाएं। तो आपको, क्योंकि ब्रेन को तो शुगर चाहिए होती है, उसके लिए तो उसके लिए आप अपने पास हमेशा मीठा रखो साथ। वो इसीलिए बोला जाता है तुरंत रिलीज होती है। मीठे को मना भी इसलिए करा जाता है, तुरंत रिलीज होता है वो ब्लड में, ग्लूकोज मिल जाता है तुरंत। हाँ। तो अगर खान पान की हम बात कर रहे थे कि सुबह से शाम तक अगर एक डाइट की बात करें तो मोटा मोटी क्या डाइट रखें? सुबह काढ़ा ले लिया, सुबह सुबह काढ़ा लो, हाँ। फिर हम खाली पेट दवाइयाँ देते हैं, जैसे हमारी मेडिसिन होती है वो हम खाली पेट ही देते हैं। आयुर्वेद की हाँ, आयुर्वेद की मेडिसिन, चाहे डायबिटीज की मेडिसिन, चाहे किसी भी हार्मोनल डिसऑर्डर की, जैसे थायराइड की क्यों ना होगी, सुबह सुबह खाली पेट ही दी जाती है। और हमारे आयुर्वेद में हमारा जो एक मेन प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हम सुबह खाली पेट ही देते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से हजम हो जाए, उसके बाद फिर हम खाना खाएं। तो खाने में फिर सुबह आप बता रहे हैं कि खाना, सुबह का खाना खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों चीजें होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए सुबह का खाना। क्यों होनी चाहिए हेल्दी? क्योंकि सारी रात हम सो रहे थे, इतने सारे सुबह सुबह गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि हम कुछ भी खाएंगे तो वो हजम हो जाए, वो हजम होना जरूरी होता है। अच्छा, दोपहर का उससे थोड़ा हल्का। डायबिटीज वाली को तो हर थोड़ी थोड़ी में, फिर 2 घंटे में थोड़ा कोई फल ले लिया, फल खा लिए, जैसे सलाद खा ली। सलाद तो आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है, एक बार में ज्यादा नहीं खाना, भूख से कम खाना है। फिर 2 घंटे में फिर थोड़ी देर में खाना, फिर दोपहर का खाना खाया, दही लस्सी ले हम सुबह और दोपहर तक। शाम को ना ले, शाम को तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शाम को क्या होता है कि वात का काल होता है। वात का काल होता है तो शाम को हमें उष्ण चीजें लेंगे, हम गर्म गर्म दूध लेंगे उसको शांत करने के लिए। ठंडी चीजें नहीं लेंगे, ठंडी चीजों से वात बढ़ेगा। ठंडी चीजें हम लेंगे तो फिर हम रात को नींद नहीं आएंगे, हम सो ही नहीं पाएंगे। तो शाम को वात का वक्त होता है, तो उस टाइम पे हमें उष्ण चीजें लेनी चाहिए, वात को शांत करता है। और शाम को खाना 6 बजे से पहले खा ले तो बेहतर। हाँ, 5-6 बजे तक खा ले, बीपी वाले पेशेंट को भी और शुगर वाले पेशेंट को भी शाम को। और हमारे गांव में पहले, गांव की संस्कृति होती थी हमारे पहले, शाम का खाना जल्दी खाया जाता था, जल्दी खाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। अब हम सुबह तो लेट से उठते हैं और रात को देर से सोते हैं, इससे भी डिस्टर्बेंस होती है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो जो सेट है, जो भगवान ने सेट करी हुई है, उसके हम अगेंस्ट चल रहे हैं हम, तो वही होगा, बीमारियां पैदा होंगी। तो अगर खान पान सही हो और सही टाइम के अनुसार चले तो मतलब हम इसे रोक सकते हैं, इस बीमारी को। और कुछ हेरिडिटरी भी होती है, जैसे कुछ फैमिलीज में एक बार मतलब उनका क्या होगा कि उनकी फैमिली में होगी जरूर, लेकिन थोड़ी देर से होगी। तो थोड़ी देर से करने के लिए हम उस चीज को थोड़ा देर तक टालने के लिए हम अपना ध्यान रख सकते हैं, ताकि वो हमें थोड़ा देर से आए, कम आए।
उसके लिए हम लाइफस्टाइल और खाना पीने का शुरू से ध्यान रख सकते हैं। हमें अलग एलर्जी हमारी फैमिली में हिस्ट्री है तो हमें भी हो सकती है। तो जो हम आपने बात की दवाइयाँ लेने की, तो दवाइयाँ हैं पर वो लाइफस्टाइल के साथ ही हेल्प करेंगी। हाँ, लाइफस्टाइल के साथ ही हेल्प करेंगी। डेली एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, वॉक भी होनी चाहिए, और आप घर का काम कर सकते हैं, वो फिजिकल खेती बाड़ी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी छोटी मोटी, हाँ, बागवानी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। और सिर्फ ये नहीं कि आप जिम में ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बॉडी की मूवमेंट जरूरी है। बॉडी की मूवमेंट जरूरी है। अब खाते रहें और बैठे रहेंगे खा के बैठ जाएंगे तो बीमारी होगी। बीमारी होगी। हाँ। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर रश्मि चौधरी ने बताया, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। डायबिटीज बढ़ने का आज जो सबसे मुख्य कारण है वो है इनएक्टिविटी, यानी कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है, सीटिंग ज़्यादा हो गई है, मूवमेंट बहुत कम हो गई है। पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। अब मैकेनाइजेशन हो गया है, गाड़ी आ गई है, लैपटॉप आ गए हैं, तो हमारी मूवमेंट कम होगी। सबसे पहला कारण तो है ये, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होगी उतने ज़्यादा बॉडी के हार्मोन्स अच्छे रिलीज होंगे, उतने ज़्यादा रिसेप्टर हार्मोन के काम अच्छा करेंगे, पहली बात। दूसरा, फिर हम खान पान जो हमारा इतना चेंज हो गया है, जैसा रश्मि जी ने बताया कि जो हमारे बुजुर्ग हमें जो सिखा कर गए थे वो आयुर्वेद में ही वैसा का वर्णित था, यानी कि सुबह जल्दी खाना, हेल्दी खाना, अनाज को बदल बदल कर खाना, तेलीय चीज़ें तली हुई नहीं खाना, प्रोसेस्ड आइटम तो पहले थे ही नहीं। अब क्या हो गया कि हम प्रोसेस्ड आइटम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जीभ का स्वाद ऐसा हो गया है कि कई बार मैं मार्केट में देखता हूँ मोमोज खाने की रेहड़ी पे भीड़ लगी रहती है। अब सोचिए कितना वो है अनहेल्दी चीज़ है। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो प्रोसेस्ड आइटम बहुत ज़्यादा खाने लगे, मीठा बहुत ज़्यादा खाने लगे, गेहूं बहुत ज़्यादा खाने लगे, इनको बदलने की ज़रूरत है। प्रोसेस्ड आइटम डायबिटीज़ होने के बाद तो बंद करने ही पड़ते हैं, पहले कर देंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी। और जैसा बताया रश्मि जी ने कि अनाज हमारा बदल बदल कर खाना जरूरी है। गेहूँ तो वास्तव में हमारा था ही नहीं, पर अब है तो उसको भी बदल बदल कर खाना चाहिए। तो खाने में बदलाव करेंगे, एक्सरसाइज बढ़ाएंगे और प्रोसेस्ड आइटम बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक हम डायबिटिक होने से बच सकते हैं। और किसी को हेरिडिटरी है किसी को, तो वो भी काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयाँ हैं जो हेल्प करती हैं, तो आप डॉक्टर रश्मि चौधरी से संपर्क कर सकते हैं। ये हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, जैसा आप जानते हैं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो सही जानकारी लोगों तक देना चाहते हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।